हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जो हमारा है वो बायो मॉलिक्यूल है। और ये बायो मॉलिक्यूल का भी नीट में अच्छा खासा वेटेज है। इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कितने क्वेश्चन आते हैं तो सर एक या दो क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। मतलब 4 से 8 मार्क्स का वेटेज क्या रखता है, बायो मॉलिक्यूल रखता है। तो अगर आपको बायो मॉलिक्यूल आता है, वैसे मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, पर हम एक भी मान के चलें तो तब भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एक एक से ही करके क्या होता है हमारा बेस आगे बढ़ता है। तो अब तो कई चैप्टर हटा दिए हैं, तो हो सकता है बायो मॉलिक्यूल से 3 भी आ जाएं। तो उस हिसाब से आपको बायो मॉलिक्यूल की प्रैक्टिस करनी है। इसकी डीपीपी भी कराऊंगा। 2 तो मान के चलो क्वेश्चन आते ही हैं। एक तो कभी ऐसा हो गया कि किसी चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो वो वेटेज बिगड़ जाता है, इसीलिए एक मान के चलते हैं, पर 2-3 मान के चलो। तो आज जो है बायो मॉलिक्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं। बायो मॉलिक्यूल में होता क्या है, एक सेल ले रखा है हमने। यहाँ पे हमने क्या लिया है सर, एक एनिमल सेल लिया है। एनिमल सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, क्योंकि आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल अगर एनिमल सेल है तो उसमें न्यूक्लियस होगा, और उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और जो क्या कहते हैं, सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है यानी लिक्विड पार्ट क्या होता है सर, साइटोप्लाज्म होता है। तो अगर मैं साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को ऐड करूं, यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को देखूं, तो इसको टुगेदर बोलते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म। अब ये क्यों बताया, देखो होता क्या है बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन में, मेरे हिसाब से मेरा क्या मानना है कि जो सेल के प्रोटोप्लाज्म में जो चीज पाई जाएगी वो बायोमोलिक्यूल है। तो पर एनसीईआरटी अलग कहती है। एनसीईआरटी ऑर्गेनिक चीजों को ज्यादा प्रेफर करती है। वो कहती है कि ऑर्गेनिक पार्ट्स आर प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। एनसीईआरटी तो ये कहती है, पर आपको चलना तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, यानी कार्बन के कंपाउंड को ही चलना है। पर अगर आप जो है रियलिटी से बात करें तो क्या होता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। तो आप जो है एनसीईआरटी के हिसाब से चलना, पर आपको रियलिस्टिक डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। तो क्या डेफिनेशन होती है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म आर कॉल्ड, क्या कहते हैं सर, इसको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल कहां पर प्रेजेंट होते हैं सर, प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब आप बायोमोलिक्यूल का पता कैसे लगाएंगे, यानी कौन कौन से हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, तो उसका पता लगाने के लिए हम एक टेक्निक यूज करेंगे, एक टेस्ट यूज करेंगे, जिसका नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड टेस्ट। तो देख लो, हाउ टू फाइंड आउट डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एनसीईआरटी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताती है। इन आ टिश्यू, टिश्यू क्या होता है, उसमें प्रोटोप्लाज्म होगा, इसीलिए हम प्रोटोप्लाज्म में जो भी बायोमोलिक्यूल्स पाए जाएंगे ऑर्गेनिक वाले, हम वो किस टेस्ट से पता कर सकते हैं सर, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ऐसा नहीं कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता, बट मैंने आपको पहले ही चेताया है कि एनसीईआरटी क्या कहती है सर, एनसीईआरटी बताती है हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बायोमोलिक्यूल। ठीक है सर। अब हम ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड टेस्ट कैसे करेंगे। अब ये कुछ डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। ये डायग्राम आपसे क्या कह रहा है, सोचो। यहां पे ये डायग्राम आप अगर कभी किसी सरकारी या फिर वैद्य खाने में गए होंगे, वहां पे आपने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा। ये क्या है, देखो ये बोल रहा है पेस्टल। ऐसा नहीं होता, वो चीनी मिट्टी के बाउल में बने होते हैं कूटने वाले। तो वो क्या होते हैं, बाउल होता है चीनी मिट्टी का, उसमें पेस्टल और मोर्टार होता है। ये मैंने तो अभी अदरक कूटने वाला ले आया हूं। तो ये क्या है, पेस्टल है, और ये हमारा क्या है, मोर्टार, यानी पेस्टल मोर्टार की जोड़ी है। ठीक है। इस पेस्टल मोर्टार में हमको क्या करना होता है, गोट लीवर लेना होता है। अब गोट लीवर कहां से लाएंगे सर, कलेजी जिसको बोलते हैं, यानी किसका, बकरी का या बकरे का, बकरा कहेंगे, गोट, गोट वाली बकरी भी होती है। तो बकरी का लीवर ले लिया हमने। अब लीवर क्यों लिया, देखो और चीज भी तो ले सकते थे। अब जिसको प्लांट में इंटरेस्ट है तो वो लीफ स्टेम ले लेगा, पर गोट लीवर में क्या होता है कि सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही होती है। तो अगर उसमें सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है तो उसमें जो है, उसमें प्रोटोप्लाज्म में हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, इसीलिए गोट लीवर लिया। तो क्या करा, पेस्टल और मोर्टार लिया, उसमें हमने गोट का लीवर डाला। मान लो अभी जो है गोट लीवर ये है, ऐसे गोट लीवर डाल दिया। फिर क्या करना है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इसमें मिलाना है। मतलब किसी कोई पानी लिया हमने, या मतलब अभी तो पानी समझ लो, हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इसमें मिला दिया। जब ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मिलाया, फिर इसको कूटना है ऐसे करके।
तो हमने इसको कूट दिया, और कूटने के बाद क्या होता है सर, चटनी जैसी बन जाएगी। अब वो चटनी खानी नहीं है, क्योंकि वो चटनी को हम बोलेंगे स्लरी, जो कि मिश्रण होगा किसका, लिवर प्लस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का। तो लिवर प्लस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का जो मिश्रण बन के आएगा, यानी जो चटनी तैयार होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, स्लरी। अब हम इसको क्या करेंगे, इस स्लरी को यानी लिवर प्लस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को एक जो फनल ले रखा है हमने, यानी ये छानने के लिए कीप भी कहते हैं, इसे कीप भी बोलते हैं। इस कीप को हम एक बीकर में लगाएंगे, यानी ये बीकर है, ठीक है, इस बीकर में डाल दिया। ये बहुत बड़ी छन्नी मिल गई है, छोटी छन्नी मिली नहीं, और ये गंदी भी काफी हुई है। तो क्या करा हमने, एक क्या लिया, एक सर हमने छन्नी ले ली, उसमें हमने क्या करा, ये ऊपर से हमने क्या रखा, ये कीप रखी, और एक बीकर ले लिया, कोई बड़ा बीकर ले सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, इस कीप में क्या करेंगे, रुई को डालेंगे, यानी कॉटन को डालेंगे, कॉटन क्लॉथ कहते हैं, ठीक है। ये कॉटन क्लॉथ है, इधर मैंने नाम नहीं लिखा है, तो आप इसे कॉटन क्लॉथ भी कहते हैं या चीज क्लॉथ भी कहते हैं, तो मैं लिख देता हूं। ये क्या है, लगाया है सर कॉटन क्लॉथ या चीज क्लॉथ भी कहते हैं। तो अब क्या होगा, ये कॉटन क्लॉथ और चीज क्लॉथ डाल दिया, फिर हम जो ये स्लरी बनाई थी ना, यानी चटनी बनाई थी, उसको इसमें डाल देंगे। यानी ये जो चटनी बनी थी उसको इसमें डाला। जब ये चटनी इसमें जाएगी तो ये करेगी क्या, कि अब इसमें से छन्ना प्रोसेस होगा, यानी छानने की प्रोसेस चालू हो जाएगी। जब कोई चीज छनेगी तो वो नीचे आएगी और कुछ चीज ऊपर रह जाएगी। मान लो आप चाय छानते हो तो क्या होता है, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है सर, अदरक उदरक भी ऊपर ही रह जाता है, नीचे क्या जाता है, फिल्ट्रेट जाता है। यानी जो चीज नीचे जाएगी उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, और वो एसिड से सॉल्युबल होगा। क्यों, क्योंकि हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाला था। तो जब ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाला था, वो चीज नीचे आ गई यानी फिल्टर हो गई, तो वो क्या कहलाएगी सर, फिल्ट्रेट कहलाएगी। और वो फिल्ट्रेट होके क्या बनाएगी, वो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन बनाएगी, यानी वो एसिड में सॉल्युबल होगी। और जो ऊपर रह जाएगा, यानी इसके ऊपर देखो, मान लो ये मिट्टी या डस्ट चिपकी हुई है, ये इसके ऊपर रह गई है ना, गौर से देख सकते हो आप, ये अगर इसके ऊपर रह गई यानी इसमें रिटेन हो गई, रिटेन हो गई तो क्या कहलाएगी सर, रिटेंटेट कहलाएगी। तो आपके सामने लिखा है रिटेंटेट क्या होता है, ये एसिड सॉल्युबल पूल होता है, ये ऊपर रहता है और इसका जो वेट होता है वो 10,000 डेल्टन से अबव होता है। जो चीज ऊपर रह गई वो एसिड सॉल्युबल पूल है, वो रिटेंटेट कहलाएगी। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 10,000 डेल्टन से अधिक होगा, और जो चीज नीचे आ गई वो फिल्ट्रेट कहलाएगी, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन होगा। और क्या कहलाएगा सर, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 18 से 800 डेल्टन। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो मैंने 8 लिखा है, 800, तो ये 800 लिखा है, ठीक है। तो ये 800 डेल्टन तक इसका वेट हो सकता है। तो जो चीज घुल गई नीचे आ गई उसे बोला फिल्ट्रेट, जो चीज ऊपर रह गई उसे बोला रिटेंटेट। अब ये रिटेंटेट में क्या मिलेगा सर, देखो रिटेंटेट में क्या होगा, जो चीज बड़ी हो गई यानी बड़ी चीजें होंगी वो ऊपर रह जाएंगी, उसे रिटेंटेट कहा। तो प्रोटीन इसमें मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि रिटेंटेट में कौन कौन सी चीजें मिलेंगी, तो सबसे पहले आपको प्रोटीन मिलेगा, और क्या मिलेगा, पॉलीसैकेराइड मिलेगा, और क्या मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड्स मिल सकते हैं, यानी डीएनए और आरएनए। तो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं सर, डीएनए और आरएनए होता है। अब एक एक्सेप्शन है जो लिखा है लिपिड्स, वो लिपिड्स कैसे एक्सेप्शन है वो भी बताऊंगा, पर जो चीज ऊपर रह गई उसे बोलेंगे रिटेंटेट, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 10,000 डेल्टन से अब होगा। तो वो बड़ी चीज है उसको बोलेंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी उसका साइज क्या है सर, लार्ज है, इसीलिए उसको बोलते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जिसका साइज छोटा होगा वो फिल्ट्रेट में आ गया होगा, यानी इसमें इकट्ठा हो गया होगा। तो फिल्ट्रेट में कौन कौन सी चीजें आई होंगी, जिनका वेट कैसा होगा, 18 से 800 डाल्टन से कम होगा या उसके बराबर होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे सर, फिल्ट्रेट बोलेंगे, या एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन होगा। इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो सिंपल शुगर्स आ सकती हैं, जो सिंपल शुगर होंगी वो इसमें रिटेंटेट में आ जाएंगी। और क्या हो सकता है, एमिनो एसिड्स हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, न्यूक्लियोटाइड्स हो सकता है, और क्या हो सकता है, आयंस हो सकते हैं। तो ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी छोटे हो गए। अब जो ये लिपिड होता है ना, ये एक हिसाब से एक्सेप्शन है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 18 से 800 डेल्टन के आसपास होता है।
तो एक लाइन लिखी है, लिपिड्स हैव अ मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 डाल्टन। अगर ये 800 डाल्टन से कम है या उसके बराबर है तो ये किस में आना चाहिए था सर, ये फिल्ट्रेट में आना चाहिए था। पर होता क्या है, जो लिपिड होता है वो इधर आ जाता है, यानी रिटर्नटेट में आ जाता है। वो उसे आना तो चाहिए था किस में, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में, क्योंकि वो क्या था 800 डाल्टन से कम था। पर ऐसा हुआ कि वो किस में आ गया, हमारा रिटर्नटेट में आ गया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट तो कम है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो आइए जान लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इसीलिए क्वेश्चन लिखा है, लिपिड्स हैव अ मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 डाल्टन येट दे आर ऑब्जर्व्ड इन रिटर्नटेट। व्हाई, क्यों रिटर्नटेट में क्यों आया, तो देखो एनिमल सेल या टिश्यू को जब आप लेंगे तो एनिमल टिश्यू या एनिमल सेल्स क्या होती है, वो बनी होती है मतलब सेल्स बनी होती है, उसमें क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लिपिड किस में पाया जाता है तो लिपिड पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। यानी आप कितनी भी चटनी बना लो, कितना भी कूट लो, तो कूटने के बाद आपने जो स्लरी बनाई उसमें क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड पाया जाएगा। लिपिड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहता है या मेम्ब्रेन में रहता है। तो आप पहली बात इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लिपिड को अलग नहीं कर पाओगे। तो अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लिपिड को अलग नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आप लिपिड को अलग नहीं कर पाओगे तो वो फोल्ड होकर क्या बनाएगा, स्मॉल वेसिकल्स बनाएगा। तो ये स्मॉल वेसिकल बनेंगे तो लिपिड जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहता है, वो फोल्ड हो जाता है और किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो स्मॉल फ्रेगमेंट बनते हैं उससे आप लिपिड को घिसकर बाहर नहीं निकाल सकते। जब आप उसको लिपिड को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर ही नहीं निकाल पाओगे तो वो क्या करता है, फोल्ड होकर स्मॉल वेसिकल बना लेता है। और ये स्मॉल वेसिकल की प्रॉपर्टीज क्या है, पहला है कि ये इनसॉल्युबल इन एसिड है, अर्थात ये एसिड में घुलने का काम ही नहीं करता। जब वो एसिड में नहीं घुलेगा तो ऊपर ही रह जाएगा। फिर दूसरा क्या होता है, इसका जो साइज होता है ना वो लार्ज होता है, यानी बड़ा साइज होता है, क्योंकि वेसिकल जो है फोल्ड होकर बने हैं तो इनका साइज बड़ा होने के कारण ये ऊपर ही रह जाता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ पार्ट ऊपर रह गए तो वो रिटर्नटेट में रह कहलाएगा। इसीलिए आपके सामने अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि लिपिड्स हैव अ मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 डाल्टन येट दे आर ऑब्जर्व्ड इन रिटर्नटेट, व्हाई, तो आपको आंसर लिखना है कि एनिमल सेल या टिश्यू जब उसकी हम स्लरी बनाते हैं तो ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये लिपिड किस में पाया जाता है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहेगा। तो जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहा तो उसको अलग कर पाना मुश्किल है, तो वो क्या करेगा, नाउ ये फोल्ड होगा, फोल्ड होकर क्या बनाएगा, स्मॉल वेसिकल बनाएगा जो कि इनसॉल्युबल इन एसिड होंगे और लार्ज इन साइज होंगे, इसीलिए ट्रैप्ड हो जाएगा रिटर्नटेट में। तो आपको क्या समझ में आया अब तक, बायोमोलिक्यूल में हमने ये पढ़ लिया कि सर सबसे पहले पेस्टल मोटार लिया, गोट लीवर लिया। गोट लीवर ही क्यों लिया, क्योंकि ये एक अच्छा मेटाबॉलिक प्रोसेस शो करता है, इसीलिए जब आपने इसको पीसकर चटनी बनाई यानी स्लरी बनाई, फिर आपने क्या किया, एक फिल्ट्रेट के लिए हमने एक बीकर ले लिया, उस बीकर में हमने एक कीप डाली जिसमें कॉटन क्लॉथ या चीज क्लॉथ डाली, फिर क्या करा, उसमें हमने जो स्लरी बनाई थी जिसमें लिवर प्लस TCA था उसको इसमें उलट दिया। उलटने के बाद कुछ चीजें ऊपर रह जाएंगी तो उसे रिटर्नटेट कहा, जो कि एसिड सॉल्युबल पूल था या इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने सॉल्युबल लिखा है, ये इनसॉल्युबल पूल होगा। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 10,000 डाल्टन से अबव होगा। ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल में प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA होगा। पर इसमें एक चीज मिलती है जो कि लिपिड होती है, जो कि एक्सेप्शन होती है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन से कम या उसके बराबर होगा तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे नीचे आ जाएंगे, उसे फिल्ट्रेट कहेंगे। तो एग्जांपल था सिंपल सुगर्स, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स और आयन। लिपिड का 800 से कम होता है पर वो रिटेंटेड में क्यों रहता है, क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लिपिड को अलग कर पाना मुश्किल होता है, वो स्मॉल वेसिकल्स बना लेता है, ट्रैप्ड इन रिटेंटेड, क्योंकि उसका जो साइज होता है वो लार्ज होता है और इनसॉल्युबल होता है एसिड में। तो यहां तक नोट करो, अगली स्लाइड डिस्कस करते हैं। अब जो है इस लेक्चर की सेकंड और लास्ट स्लाइड आ रही है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एश एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, यानी राख का अध्ययन पढ़ेंगे। इसमें करते क्या है, एक प्लांट लिया, सीधा प्लांट को जो है ऐसे जला उला नहीं देना है, करना क्या है, एक प्लांट लिया, उसमें से एक लीफ तोड़ी। अब इसमें से मैं लीफ तो नहीं तोड़ूंगा,
तो क्या करेंगे, एक लीफ को आपने तोड़ दिया, उसको ड्राई किया, अर्थात ड्राई कैसे करेंगे, पानी को सुखा देंगे, यानी वेपर की फॉर्म में निकल जाएगा, तो ड्राई लीफ कहलाएगा। तो इसको ड्राई किया यानी H2O वेपर की फॉर्म में निकल गए। तो ये मैं आपको मॉइस्ट लीफ और ड्राई लीफ समझा रहा था, ये वही है। ड्राई लीफ को आप क्या करेंगे, बर्न करेंगे। बर्न होने पे क्या होगा, बर्नेट में C प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, देखो इसमें कार्बनिक पदार्थ भी होंगे, तो C प्लस O2 बन गया CO2, और ये CO2 जाएगा, विल गो इनटू एटमॉस्फेयर। फिर जो आएगा उसको राख बोलेंगे, उसमें जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। जब आपको राख में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, उसका एनालिसिस करने पर आपको क्या पता चला, विल टेल अस व्हिच इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, यानी उसके अध्ययन से आपको ये पता चला कि कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए गए। तो आप जो है इसको एलिमेंट्स को देख सकते हैं अर्थ में और ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में, और सेल्यूलर कंटेंट के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। तो एक टेबल है आपके सामने, दो टेबल है, इनको देखो कि जो एलिमेंट्स ऑक्सीजन अर्थ में कितनी पाई जाती है, 46.6%, और सिलिकॉन 27.7%, और कैल्शियम 3.6%। अगर आपसे पूछे कि ह्यूमन में कितनी पाई जाती है, तो ये ह्यूमन में पाई जाती है कितनी, 65%, कार्बन 80.5%, और नाइट्रोजन 3.3%। तो ये कहाँ पे पाया जा रहा है, ये पाया जा रहा है सर हमारा किसमें, ह्यूमन में। अगर हम सेल्यूलर कंटेंट में देखें कि सेल्यूलर कंटेंट में क्या होता है, अगर वाटर पूछे तो 70 to 90%, प्रोटीन पूछे तो क्या कहते हैं 10 to 15%, न्यूक्लिक एसिड पूछे तो 5 to 7%, कार्बोहाइड्रेट्स पूछे तो 3%, लिपिड्स पूछे तो 2%, और आयंस पूछे तो 1%। जोड़ के आप देखना 100 आ जाएगा। और ये क्या होता है, सेल्यूलर कंटेंट होता है। तो हमने एस एनालिसिस भी पढ़ लिया। कल के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद हो सकता है तो डेरिवेटिव और मोनोसेकेराइड पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ लेंगे, इन्युलिन वगैरह के स्टार्च के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इतना इस लेक्चर में आप स्टार्ट करिए, पढ़िए। मैंने जो है इस चैप्टर का फील दिया आपको कुछ चीज़ों की सहायता से, तो आप जो है इसी तरह से बायो से प्रेम करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, मिलते हैं आपसे कल के लेक्चर में, बाय बाय।